सवाल संजय मेस्टन साहब आपसे, जो नए कमांडर है मुस्तफा खमेनी, माना जाता है कि ये वहाँ के डिफेंस फोर्सेस के बड़े करीबी हैं और साथ ही साथ ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बहुत बड़े हिमायती रहे हैं। पर्दे के पीछे से उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों चीज़ें यूएस को तो नागवार गुजरेगा। अब इस पर ईरान और डटा रहेगा। और देखिए लक्ष्मण, मेरे को लगता है ईरान तो डटा रहेगा। पहली बात, जितने भी वहां पर लीडर्स हैं और जो भी सुप्रीम लीडर्स हैं, जैसे खोमेनी जी भी जो भी मरे हैं और अभी मुस्तफा खोमेनी भी, देखिए ये लोग तो पूरी कंट्री गवर्न करते हैं। स्पिरिचुअल लीडर जरूर है, लेकिन इनका पूरा कमांड कंट्रोल देश के ऊपर है। ये सिस्टम इनका ऐसे ही बना हुआ है। तो मुस्तफा को भी पूरा आईआरजीसी के ऊपर कमांड कंट्रोल है। और देखिए आईआरजीसी को हमको समझना चाहिए, आईआरजीसी एक रेगुलर आर्मी तो है नहीं। आर्म फोर्सेज उनकी अलग है, जैसे उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। आईआरजीसी बेसिकली है, मैं अगर साफ लफ्जों में बोलूं तो ये रजीम प्रोटेक्शन के लिए थे, और रजीम की जो अथॉरिटी है उसको हर जगह पहुंचाना, और ये इनकी एक अथॉरिटी रही है। और इसमें क्या हुआ है कि मतलब आप इनके जनरल्स के अगर प्रोफाइल पढ़े, आप सोचिए 10 साल की सर्विस में, सिर्फ 10 इयर्स में भारतीय सेना में, मैं एक रेगुलर आर्मी का बता रहा हूँ कि एक लेफ्टिनेंट 10 साल की सर्विस में कैप्टन मुश्किल से मेजर बनता है। यहाँ पर 10 साल की सर्विस में लोग मतलब 79 की युद्ध में गए ईरान के साथ, और 81 में कमीशन हुए कुछ तो, और 92 में वो निकल गए। 11 साल में वो ब्रिगेडियर जनरल बन गए। तो क्या है कि इन लोग का पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, आईआरजीसी का इकोनॉमिक पेट्रोनेज है, और मिलिट्री पेट्रोनेज है। तो उसकी वजह से इनके पास बहुत पावर है। और ये जो टॉप लीडरशिप है, सुप्रीम खोमेनी, इनका इरादा यही था कि ये सारे जो इनके कार्डर्स हैं, तकरीबन 150 से 2 लाख, ये सारे इनके कमांड कंट्रोल में रहे, और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इनके पास खड़े होके। आपने देखा जो जनवरी में प्रोटेस्ट भी हुए थे, किस प्रकार इनको मार दिया गया था, जो यंग जनरेशन थी। और आपने वो भी देखा था 2022 में, जब महिसा अमीनी को भी इन्होंने मार दिया था वो हिजाब के ऊपर। तो उस पे उसको भी सारे प्रोटेस्ट कुचल दिए थे, औरतों तक को नहीं छोड़ा था। तो कहने का मतलब है मुस्तफा का भी कमांड कंट्रोल और होल्ड सॉलिड है, और ये इतना डीप मेरा एक रूटेड सवाल होल्ड ये है तो। है, मैं दरअसल नरेंद्र तनेजा साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं संजय मेस्टन साहब, कि सारे हालात ऐसे ही के ऐसे ही बने रह जाएं, अमेरिका के खिलाफ ईरान सरेंडर ना करे, ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका एकजुट होकर ऐसे ही हमला करता रहे, तो उनके पास सैन्य क्षमता कितनी है, कितने दिनों तक टिके रह सकते हैं ईरान? देखिए, ईरान की सैन्य क्षमता तो सब निर्भर है कि इनके जो आईआरजीसी है, उनके स्मॉल स्मॉल डिटैचमेंट्स है, सब इंडिपेंडेंट और आइसोलेटेड है। ये जब तक टिके रहेंगे, जब तक इनका जो मिसाइल का वो जो पावर है और ड्रोन्स की पावर है, और वो बहुत भारी तादाद में है, जब तक इसको अमेरिका और इजराइल नष्ट नहीं कर सकते हैं, या तकरीबन मैं बोलूंगा डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो इनकी ताकत बनी जाएगी। इनकी ताकत सिर्फ ये मिसाइल से है और ड्रोन्स के अलावा, इसके अलावा और कोई कोई ताकत नहीं है। एयर डिफेंस कमजोर है, कुछ है ही नहीं अभी इनके पास। नेवी भी तकरीबन कमजोर है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत यही है, और यही ताकत इनको स्ट्रेंथ दे रही है। और यही इनकी ये आपने देखा, ये इजराइल के ऊपर और पूरे खाड़ी देशों में मिसाइल्स और ड्रोन फायर कर रहे हैं, और उसी से उनका पावर पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। तो स्टेइंग पावर निर्भर है ये कब तक होल्ड कर सकते हैं, और अमेरिका और इजराइल के ऊपर एक कब तक इनकी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो आसान काम नहीं है, क्योंकि बड़ी कंट्री है, डिस्पर्स्ड है। आपने देखा है वहां तो मिसाइल सिटीज बनी हुई हैं, इतने डीपली एंट्रेंस हैं। तो इनको ढूंढ भी लेना, पर बर्बाद करना बहुत समय लगेगा। तो अनटिल अनलेस सब पता नहीं ये क्या कोई नई टेक्निक लेके आते हैं, चाहे वो GBU-57 बॉम्ब भी गिरा दें, लेकिन ये इंडिपेंडेंट डिटैचमेंट बड़े खूब तरीके से काम कर रहे हैं, और इनकी यही सबसे बड़ी पावर है, जो ये मिसाइल है और ड्रोन है। लेकिन ये पावर, नरेंद्र तनेजा साहब, ये पावर कब तक सस्टेन करेगी? भले ये रेगुलर वॉर के तौर पे ना रहे, बहुत जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो ये जो डिसेंट्रलाइज डिटैचमेंट वाले जो पावर सेंटर हैं, ये लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और इजरायल और यूएस को इंगेज करके रखे रह सकते हैं। देखिए, पहला तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि अमेरिका ने और इजराइल ने जो अपना मैथ करके आए थे कि भाई इतने समय के अंदर
वो काफी हद तक ईरान की जो जमीनी स्थिति है उसको जर्जर कर देंगे। इतनी जर्जर कर देंगे कि वहां पे जो है लोग सड़क पे आ जाएंगे या विकल्प जो है निकल के आने लगेगा। वो फिलहाल अभी तो होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि अगर आप थोड़ी सी पिछले 2 3 4 6 महीने के जो एनालिसिस है वो उठा करके देखते हैं वहां की लीडरशिप को लेके, और जो मुस्तफा जी जो है जिनको बनाया गया है इनके बारे में देखते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा इनके फेवर में रिपोर्ट्स नहीं थी। जाहिर है वो तमाम लोग थे जो सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे। उसमें से 4 नामों की चर्चा तो पिछले काफी समय से हो रही है, क्योंकि आपको जानते हैं खमैनी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। उनको कहा जाता है कि उनको कैंसर था, मानते थे लोग कि वो जर्मनी के डॉक्टर ट्रीट करते हैं, और 3 4 साल 5 साल से ज्यादा शायद, तो इस पे तमाम लोग थे जिनकी एम्बिशन थी कि वो सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे। अब देखना यह है कि, और वो भी सब अपने अपने हिसाब से पावरफुल लोग हैं वो कहीं गए नहीं है। तो इसलिए जो, और दूसरा वहां का ये सिस्टम, अंदर का ये सिस्टम कि कौन सुप्रीम लीडर होगा, पावर्स जो पूरा है वो थोड़ा थोड़ा अंदर एक तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई 100% एब्सोल्यूट जो है वहां डिक्टेटरशिप है, ऐसा नहीं है। तो उनके अपने एक सिस्टम 3 4 लेयर्स बनी हुई हैं, उनमें होता है। अब देखना है कि जो तमाम लोग जिनकी अपनी एम्बिशन थी या जिनका नजरिया अपना था, जो 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 नए नेता बने उनको लेकर के, अब वो देखना है कि अंदर उसका डायनेमिक्स कैसे प्ले आउट होता है। ये तो लगता है साफ के खासतौर से इसराइल के अंदर काफी सेंध लगी हुई है। इसराइल को पता होता है अंदर क्या हो रहा है, नहीं वरना ऐसे हो सकता था जो वो था हासिल करते आए, सबको मारते चले आए हैं। इसलिए मेरा यह है कि मैं जल्दबाजी में किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा हूं। मेरा मानना है कि जो अमेरिका और इसराइल का गणित था कि इतनी जल्दी कर लेंगे, वो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरह ये भी बात सही है कि ईरान की जो ये रणनीति रही कि आस पड़ोस के देशों पे हमला बोल दो, जिससे तेल को वेपनाइज कर दो, और तेल को ऐसा वेपन बना दो कि दुनिया जो है वो ये कहने लगे भाई युद्ध को बंद करो, बहुत हो गया। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चाहने के बावजूद भी, अमेरिका की कोशिश के बावजूद वो उसको खोल नहीं पाए। आज चौथा दिन हो गया ये उनके ये कहे हुए कि भाई इसको खोल देंगे। हम जब सुबह आज सारे लोग उठे भारत में, तो हमने देखा तेल की कीमत 117 डॉलर पहुंच गई थी, 117। हमने देखा कि उसके बाद कैसे अमेरिकी सरकार हरकत में आई, और कैसे हरकत में आई, उनकी पीछे कितनी पावर तेल के बाजार में, लक्ष्मण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और हमने देखा कैसे एक एक कीमत नीचे जाने लगी। जापान ने वक्तव्य दे दिया, G7 के वक्तव्य आने लगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अमेरिका इजराइल अभी तक अपना रीजनल एजेंडा उस पर लगे हुए हैं, लेकिन ईरान जो है, उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी उनको काफी हद तक उन्होंने धराशायी किया है। लेकिन ईरान इज अ टफ नट, वो इतना आसान नहीं है। अब देखना यह है कि दुनिया की परेशानी यह है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, क्या अमेरिका में इतनी ताकत है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कम से कम इस लायक बना सके कि टैंकर्स का आगमन शुरू हो जाए। अगर वो ये नहीं करा पाता, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो उसको परेशानी होती है और तेल की कीमत फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, तब मुझे लगता है अमेरिका पे ऐसा प्रेशर होगा कि आप अपना मकसद हासिल नहीं कर पाए हैं, आप विक्ट्री घोषित कर दीजिए, जो भी आपको करना है, ईरान अपनी विक्ट्री घोषित कर देगा, एंड दे विल फाइट सम अदर डे। तो ऐसा ये सिचुएशन बन जाएगी अगर तेल के रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो की फैक्टर है, उसको अगर अमेरिका नहीं खोल पाता तो परेशानी बढ़ेगी।